नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल टॉपिक समझने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें भी हम फोकस करेंगे कंपनी रूल वाले हिस्से पर। देखिए, ये हमारे संविधान की नींव है और इस टॉपिक से ट्रस्ट मी एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी रूल की फाउंडेशन को समझेंगे, फिर एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स पर नजर डालेंगे, वो भी प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन और कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कंपनी रूल की नींव, द फाउंडेशन। देखिए, किसी भी बिल्डिंग को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन समझनी पड़ती है ना। बिल्कुल वैसे ही अपने संविधान के डेवलपमेंट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे और किन हालात में हुई। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश रूल को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में, टू मेन फेजेस में बांट सकते हैं। पहला है कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा है क्राउन रूल, जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ और 1947 तक चला। आज हमारा पूरा फोकस पहले फेज यानी कि कंपनी रूल पर ही रहेगा। तो अब आते हैं कहानी के पहले मेजर टर्निंग पॉइंट पर, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये वो पहला बड़ा कदम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रेगुलेट करने के लिए उठाया। एग्जाम के लिए ये एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट के दो बड़े आउटकम्स हुए। पहला था जुडिशियल रिफॉर्म, जिसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कंपनी के अंदर बढ़ते करप्शन को रोकने के लिए किए गए थे। तो एक तरफ न्यायपालिका, दूसरी तरफ प्रशासन, दोनों को रेगुलेट किया गया। अच्छा, अब एग्जाम पॉइंटर्स पे फोकस करते हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में कैलकाटा में। दूसरी, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलाइजा इम्पे, ये नाम याद रखिएगा। तीसरी, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और चौथी, कंपनी के ऑफिशियल्स के प्राइवेट ट्रेड, ब्राइब्स और प्रेजेंस लेने पे स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया। बेसिकली करप्शन पे लगाम कसी गई। अब इसे याद कैसे रखें? सिंपल सी ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, करप्शन को रेगुलेट करने के लिए कंपनी को 73 में एक सुप्रीम शॉक लगा, तो रेगुलेट से रेगुलेटिंग एक्ट और सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट। इजी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1773 के एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, उन्हें दूर करने के लिए और ब्रिटिश कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, वो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत। मतलब सरकार के दो हिस्से कर दिए। इसने कंपनी के फंक्शंस को क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस। कमर्शियल मैटर्स के लिए थे पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस का सेपरेशन, और दूसरा, एंड दिस इज अ फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन, पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। सोचिए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था। अब ये सिर्फ एक कंपनी की जमीन नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी थी। इसको याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। पिट्स इंडिया एक्ट ने पावर के दो पिट्स बना दिए, यानी दो गड्ढे, एक कमर्शियल पिट और एक पॉलिटिकल पिट। सो पिट्स से पिट्स, सिंपल है। अब हम एंटर कर रहे हैं चार्टर एक्ट्स के दौर में। ये एक्ट्स हर 20 साल में कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए आते थे, और इन्हीं एक्ट्स ने धीरे धीरे कंपनी का रोल एक ट्रेडिंग बॉडी से बदलकर एक रूलिंग बॉडी में तब्दील कर दिया। बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। ये दो वजहों से सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला, इसने इंडिया में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनीज भी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। हाँ, दो एक्सेप्शंस थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन पर मोनोपोली बनी रही। और दूसरा बड़ा पॉइंट, इंडियन एजुकेशन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए सालाना का प्रोविजन किया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस का फाइनल स्टेप था। सबसे बड़ा जायंट लीप ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही पूरे ब्रिटिश इंडिया की सिविल और मिलिट्री पावर्स सब एक ही ऑफिस में आ गई।
और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक और चीज हुई, इस एक्ट ने कंपनी की जो बची खुची ट्रेड मोनोपोली थी, चाय और चीन वाली, उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियली एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं रही, बल्कि प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इसी एक्ट के अंडर एक और लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ। इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए 1834 में एक लॉ कमीशन बनाया गया और इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं कंपनी रूल के लास्ट चार्टर एक्ट पर, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये एक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने एक तरह से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की फाउंडेशन रखी। इसमें 2 बड़े चेंजेस हुए। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। कानून बनाने का काम अलग और उसे लागू करने का काम अलग। इसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और दूसरा, एंड दिस इज अ ह्यूज डील फॉर एस्पिरेंट्स, इसने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब ये कवेटेड सर्विस इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई थी। तो चलिए, हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ऑलराइट, लेट्स डू अ रैपिड फायर रिवीजन विद दिस टेबल। रेडी? 1773 थीम था सेंट्रलाइजेशन, की रिफॉर्म्स गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट। 1784 थीम था ड्यूअल गवर्नमेंट, की रिफॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1813 थीम एंड ऑफ मोनोपोली, रिफॉर्म्स एजुकेशन के लिए फंड और टी चाइना को छोड़कर मोनोपोली खत्म। 1833 थीम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, की रिफॉर्म्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन। और फाइनली 1853 थीम पार्लियामेंट्री फाउंडेशन, की रिफॉर्म सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन। गॉट इट? और अब आखिर में उन मेमोरी ट्रिक्स का एक क्विक रिकैप। 1773 के लिए रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम शॉक, 1784 के लिए पिट्स एक्ट के 2 पिट्स, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल, और 1833 के लिए द 33 एक्ट यानी 3 in 1 सेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर, सब एक जगह। और अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन सभी एक्ट्स ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन तो रख दी, पर क्या इन्हीं चेंजेस ने अनजाने में ही सही उन ग्रीवेंसेस को भी जन्म दिया जो 1857 के रिवोल्ट की वजह बनी? इस पर सोचिएगा जरूर।